औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है और आप ज़ाहिर अंगेज हैं इंतखाबात में, इंतखाबात अपनी अरूज पर हैं। 8 फरवरी में सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है, बल्कि एक हफ़्ता भी अब ना कहिए। 6 तारीख को इंतखाबी कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी कि एक सूबे के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तो मुमकिन है इलेक्शन इल्तवा का शिकार हों। लेकिन जब चीज़ पाकिस्तान ने कह दिया था कि इलेक्शन जो है ये पत्थर पर लकीर हैं, 8 फरवरी को ही होंगे, ये 9 फरवरी नहीं हो सकता। बल्कि उन्होंने ये तक कहा था कि जो बंदा ये कहेगा कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो रहे वो तौहीन अदालत करेगा और उसे बुला लिया जाएगा अदालत में। उसके बाद कोई अभाम नहीं रहा था। उसके बाद मैं तो बिल्कुल क्लियर था कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। लेकिन एक सूबा ऐसा है जहाँ पे कोशिश की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे बहुत सारी टारगेट किलिंग की गई है। कल एक कैंडिडेट जो थे उनकी कैजुअलिटी हुई, तो उसके बाद यूँ लग रहा था जैसे एक सूबे को टारगेट किया जा रहा है, बुनियाद बनाकर इलेक्शन के इल्तवा के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस के बाद और आज अहम तरीन इजलास हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 टोक कह दिया है कि हम हर सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जिन हलकों में ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, हमले हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं, या अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आए हैं और बैलेट पेपर छापना मुमकिन नहीं रहा मुख्तसर वक्त में, तो सिर्फ उन हलकों से इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएंगे। लेकिन पूरे मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत करवाए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि मार्च जो है उसमें सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। जो हमारी 50% नशिस्तें होती हैं उन पर हर 6 साल के बाद 50% लोग रिटायर होते हैं। हर 3 साल के बाद इलेक्शन के इंतखाबात होते हैं, यानी कि सारे जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन सेनेट के, वो एक ही दफ़ा रिटायर नहीं होते, 3 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद। लेकिन हर एक ने अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करनी होती है। तो मार्च में 50% लोगों की, सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है और 50% नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे सेनेट की। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हो चुके हों, तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो चुके हों। उसके बाद फिर सेनेट की 50% नशिस्तों पर इंतखाबात मार्च में होंगे। तो अगर किसी एक सूबे में खुदा न खास्ता इंतखाबात नहीं होते, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा, तो फिर सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि सेनेट के इंतखाबात ना हों, किसी एक सूबे में ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा करके कोशिश की जाए कि इलेक्शन जो है उन्हें इल्तवा का शिकार किया जाए, किसी एक सूबे में भी ना हो, तो फिर सेनेट के इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेंगे, बर वक्त नहीं हो सकेंगे मार्च में। लेकिन आज की इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी की गई, और कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया, उसके मुताबिक 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे। अब उसमें कोई अभाम नहीं रहा। बाकी सिर्फ समझ लीजिए कि 6 से 7 दिन हैं। 6 दिन के बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हर सूरत इंशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। ये अलग बात कि इलेक्शन से पहले हालात साजगार नहीं रहे, सर्दी की शिद्दत थी, अब उसमें रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। पंजाब में बिलखुसूस कमी आ रही है। उसका वो इलाका जहाँ धुंध के गहरे बादल छाए हुए थे, वहाँ भी बारिशें भी हो रही हैं, हल्की फुल्की बारिश, और अगले 2-3 दिन में शदीद बारिश का इम्कान है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2 टोक फैसला है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तमाम इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी को देखना है, जिन्होंने इंतखाबात को देखना है, और सुप्रीम कोर्ट जिसने बिलाखिर लोगों की एप्लीकेशंस को देखना होता है जो कहते हैं कि इंतखाबात ना हो किसी भी सूरत में, जब सारे इदारे एक पेज पर हैं और सभी कह रहे हैं कि इंतखाबात बर वक्त होंगे, यानी कि 8 फरवरी को होंगे, तो अब ये चहमगोइयाँ ख़त्म हो जानी चाहिए कि इंतखाबात किसी सूरत भी आगे जा सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, पूरे मुल्क में इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा, तो मार्च में फिर सेनेट के इंतखाबात होंगे। वो 50% नशिस्तें जिनसे लोग रिटायर होंगे सेनेटर्स, उन पर इंतखाबी अमल किया जाएगा और जो भी जीतते हैं लोग फिर वो सेनेट के लिए अपने मेंबर्स को चुनेंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक तरफ तो इंतखाबात की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मैंने बताया था कि कल पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया, उसके लोगों को उठा लिया गया। ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पे है। 1 साइडेड इलेक्शन है, इसमें कोई शुबा नहीं और कोई दूसरी राय नहीं। मैंने बरमला हर प्रोग्राम में कहा कि ये 1 साइडेड इलेक्शन है। किसी मखसूस पार्टी को ट्रैक से हटाया जा रहा है और मखसूस बंदों को सामने लाया जा रहा है। इस पर मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। लेकिन कल जो एक अजीब बात हुई वो ये था, मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ, मुझे ये था कि इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं अगर कम नहीं भी की जाती तो उन्हें बरकरार रखा जाएगा। पिछले 15 रोज पहले जो हुआ था उसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशक न की जाए, लेकिन इंतखाबात से पहले ऐसा नहीं किया जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया जाए। लेकिन मेरी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स, जो माहिरीन कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक और मेरी तवक्कुआत के ऐन खिलाफ।
कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल की कीमत में 13.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मोहतरम नाज़रीन, 15 दिन पहले तो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया था, पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई थी, लेकिन उससे पहले हमने 2 दफा देखा कि 4-4, 5-5 रुपए का रिलीफ दिया गया। और जो 4-4, 5-5 रुपए का रिलीफ दिया गया था 10-11 रुपए का, कुल मिला के वो सारे का सारा रिलीफ एक ही जस्त में मुकम्मल कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। कल रात 13 रुपए कुछ पैसे यानी कि 13.5 रुपए के लगभग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो जो एक महीने में यानी कि पिछले 2 महीनों में कीमतें कम की गई थी, एक महीने में मुसलसल 2 दफा कम की गई थी। हर 15 दिन के बाद जो हम ओगरा समरी भेजते हैं और उस पर वजीर आजम जो होते हैं वो फैसला लेते हैं। 2 दफा जो कीमतें कम की गई थी उनमें 3 रुपए का इजाफा करके कल रात 13 रुपए 50 पैसे से ज्यादा पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया है, 13.5 रुपए बढ़ा दिया गया। अब आवाम इंतखाबात में जाएंगे तो डेफिनेटली हम समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त केयर टेकर हैं ये मुस्लिम लीग नून का तसलसल हैं। तो डेफिनेटली ये सारा किया धरा जो है ये उस हुकूमत का है जिसने मुश्किल फैसले किए थे, कड़े फैसले किए थे। IMF की सारी शराइत मान ली थी। परसों के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमने IMF का एक और मुतालबा मान लिया, हम बिजली में 81 अरब 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देंगे इसी से माही में IMF को, और वो अगले 2 महीनों में पूरे करने हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। कल ही 5.5 रुपए पर यूनिट की समरी जो है वो भी एक इब्तदाई तौर पर मंजूर कर लेगी, तो बिजली की कीमतों में इजाफा किया रह जाए। सुई गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं। मैंने अर्ज किया था कि वो लोग जिनका 1000 रुपया बिल आता था अब 1000 तो उन्हें फिक्स चार्जेस में देने पड़ेंगे, और जिसका 1000 बिल था उसको तकरीबन 6000 रुपए पे करना पड़ेंगे। कल भी मैंने बताया और हर रोज बता रहा हूं पिछले 3 प्रोग्राम्स में मुसलसल कहा कि वो लोग जो गैस के सारिफीन थे जो 500 रुपया गैस का बिल देते थे, 300 रुपया देते थे, अब उन्हें कम अज कम 1350 रुपए बिल देना पड़ेगा। वो जो बिल्कुल गैस यूज नहीं करते, जिन इलाकों में बिल्कुल गैस नहीं आती, वो भी 1500 से कम किसी सूरत नहीं देंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैंने कल अदादो शुमार सामने रखे थे कि वो लोग जो 90 क्यूबिक गैस इस्तेमाल करते हैं उनको 1350 बिल आएगा, और जो सिर्फ 91 क्यूबिक गैस इस्तेमाल करते हैं यानी कि गैस के सिर्फ 91 यूनिट, उनका बिल 4500 हो जाएगा। सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने से आपके बिल में 3000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो जाता है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। हमने IMF से जो कड़े शराइत पे उनका मुआहिदा पूरा करना है। हमने जो IMF से कर्जे लिए, सिर्फ 1.5 अरब रुपए की किस्त जो ली, उसके लिए जो हमने कड़ी शराइत तस्लीम की थी वो यही थी कि हम आवाम का खून निचोड़ेंगे और आपको हर सूरत पे करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तानी कौम अपनी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजरेगी। ये जो नारे लगाए जा रहे हैं कि हम इंतखाबात के बाद आपको रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोहतरम नाज़रीन ये सारी सियासी शोबदाबाजियां हैं। मैंने पहले कहा था कि आज से 50 बरस पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐलान करते हैं मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा, उनकी बेटी बरसर इक़्तिदार रहती है, बार बार वज़ीर आज़म बनती है, उनका दामाद 5 साल के लिए मुल्क का सदर बन जाता है, लेकिन आज उनका नवासा फिर कहता है मैं रोटी कपड़ा मकान दूंगा। मियां नवाज शरीफ पंजाब के वजीर खजाना की हैसियत से सियासत में कदम जमाते हैं, फिर पंजाब को तस्खीर कर लेते हैं। उस जमाने के सदर, सबसे ताकतवर सदर जनाब ज़ियाउल हक कहते हैं कि नवाज शरीफ का कला बहुत मजबूत है। वो लाहौर में खड़े होकर तकरीर करते हैं जिसका बहुत कला मजबूत था, आज वो पूरे पाकिस्तान में उसका कला मजबूत है। बार बार अब 4थी दफा वो वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन आज वो भी उन्हीं नारों पर सियासत कर रहे हैं कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं बेरोजगारी का खात्मा कर दूंगा, मैं बिजली सस्ती दूंगा, मैं बिजली दूंगा, सस्ती दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आज भी मसाइल भी वही हैं और लोगों के नारे भी वही हैं। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नारे वही हैं। पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब दरमियान में आए थे, सिर्फ 3.5 साल इक़्तिदार में आए थे, लेकिन उनके नारे इनसे कहीं बड़े थे। उन्होंने 50 लाख घर बना के देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 से ज्यादा डैम्स बनाने थे, बहुत कुछ करना था, IMF का कशकोल तोड़ना था। उन्होंने कहा था कि मैं IMF के पास जाने से तरजीह दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ना उन्होंने खुदकुशी की, ना उन्होंने IMF का कशकोल तोड़ा। कड़ी शराइत पर उन्होंने कर्जे लिए। आज अगर आप यूं कहिए कि जो उन्होंने 30 अरब रुपए के करीब 20 से 25 अरब रुपए के करीब कर्जे जो उन्होंने लिए थे, और मुख्तसर तरीन वक्त में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो 20 से 25 अरब रुपए के कर्जे लिए थे, ये वो कर्जे हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन फैसले करने पर मजबूर किया है, और वो सारे का सारा असर पब्लिक पर पड़ेगा। पब्लिक को अब 6 महीने में समझ आ जाएगी कि हुक्मरानों ने कितने कर्जे लिए थे। अगले 6 माह पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन 6 माह हैं। हर चंद के हर पार्टी ये दावा कर रही है
کہ وہ انتخابات کے بعد ملک میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہر طرف روزگار ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، 30 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری نے، وہ کہتے ہیں روٹی کپڑے مکان کا نعرہ میں پورا کر دوں گا۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب آتا ہوں تو میں بے روزگاری ختم کر دوں گا، نوجوانوں کو مطلب سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، یہ سب ملا کے ہماری سمت کو شائع کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، فیصلہ آپ نے لینا ہے، ووٹ کس کو کرنا ہے۔ پرچی بہت بڑا انقلاب ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے ووٹ کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا، وہ ایسی دنیا میں رہتا ہے جسے پاگلوں کی دنیا کہا جا سکتا ہے۔ ووٹ کی پرچی سے انقلاب آ سکتا ہے بشرطے کہ پاکستان کے عوام باشعور ہو جائیں۔ محترم ناظرین، میں نے ہر دفعہ یہ کہا کہ یہاں 24 سے 25 کروڑ گھگو گھوڑے بستے ہیں، جن پر پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے، اس 8 فروری کو اس بات کو جھٹلا دیجئے، بتا دیجئے کہ آپ باشعور قوم ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ ہر ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی پرچی کے ذریعے انقلاب لا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے، 8 فروری وہ موقع ہے جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی کی پارٹی کو سامنے لا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بڑی پارٹیز کو آپ نے دیکھ لیا ہے، آزما لیا ہے، جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کو بھی آزما لیا، جن کی والدہ 2-3 دفعہ وزیر اعظم رہی، باپ 5 سال کے لیے صدر پاکستان رہا، نانا وزیر اعظم رہے، وزیر خارجہ رہے، آپ نے ان سب لوگوں کو آزما لیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے عمران خان صاحب کو بھی آزما لیا، ان کے سارے وعدے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے، کشکول توڑنے سے لے کر خودکشی کرنے تک۔ انہوں نے کہا میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا، ہر روز 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن عمران خان کے دور میں جو کرپشن ہوئی، الامان الحفیظ، جو سب سے متقی اور پرہیزگار تھا، آج ہم جب توشہ خانہ کا فیصلہ سنتے ہیں اور توشہ خانہ کے حقائق جانتے ہیں تو عمران خان صاحب نے 50 سے زیادہ تحائف جو تھے وہ کوڑیوں کے مول لیے اور انہیں فروخت کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو صادق اور امین تھے، جن کو عدالتوں نے سرٹیفکیٹ دیے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ ووٹ کی پرچی ڈالنے جائیے گے تو اپنے ضمیر سے ضرور پوچھ لیجئے گا کہ میں نے ووٹ کسے کرنا ہے۔ 8 فروری کو ہر صورت انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ادارے ایک پیج پر ہیں اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی کر سکے، کیونکہ ہم نے سینٹ کے انتخابات کی طرف بڑھنا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ گگو گھوڑے نہیں ہیں، آپ باشعور عوام ہیں اور پاکستان میں بغیر خون خرابے کے ووٹ کی پرچی کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ آپ کی پرچی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اور آپ کی پرچی پیٹرول کو 500 روپے لیٹر تک بڑھا سکتی ہے، آپ کی پرچی ڈالر کو نیچے لا سکتی ہے اور آپ کی ووٹ کی پرچی ڈالر کو 350 400 سے 500 550 بھی کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی پرچی کے ذریعے سچ مچ 50 لاکھ گھر بن سکتے ہیں، آپ کی ووٹ کی پرچی سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، نوجوانوں کو روزگار بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ غلط فیصلہ لے لیتے ہیں تو اس کے نتائج ہمارے آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم نے جو مشکل وقت دیکھا ہے، ہم نے جو کڑے فیصلے سہے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی ان کڑے فیصلوں کا سامنا کریں۔ اللہ کرے کہ پاکستان دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، ہمارے بچے جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔